Hello and Jai Hind student, welcome back to your channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. Yes my dear superstars, आपने कहा और हमने बनाया। तो जब हम बात करते हैं मेटलर्जी की तो हमारे आसपास आप बहुत सारे मेटल देखते हैं। आप देखिए आपकी कर्टन की रॉड्स, हाँ आपके पर्दों की रॉड देख लीजिए, आपके फर्नीचर देख लीजिए, आपके कान में या नाक में या हाथों में मेटल के बैंगल्स देख लीजिए, वो गोल्ड हो सकता है, आयरन हो सकता है, और आपके डोर का नॉब देख लीजिए। तो आसपास आपके बहुत सारा क्या है, मेटल है। तो क्या हमारे एनवायरमेंट में सिर्फ मेटल्स पाए जाते हैं? नहीं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं। जैसे आपके आसपास कार्बन है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये नॉन मेटल्स भी हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। ये तीनों हमारे एनवायरमेंट में, हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो कितनी संख्या है इनकी? 118। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन टिल डेट इज 118। 118 एलिमेंट्स हैं। और अगर आप पूछेंगे सर कि ये मेटल्स क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या हम देख के बता सकते हैं मेटल्स क्या है? हाँ, तुम देख के बता सकते हो कि मेटल्स क्या है। चलो तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुमने आयरन, हाँ आयरन का नाम सुना है, तो आपके दरवाजे जो घर के हैं, आपके घर का जो मेन गेट है यूजुअली वो आयरन का होता है। हाँ, जो मेन दरवाजा है, मेन गेट है जिससे आप घर के अंदर एंटर करते हैं। अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, कोई आपके पास गाड़ी है, कार है, फोर व्हीलर है, उसकी बॉडी किससे बनी हुई है? कभी ध्यान दिया है? कभी ठक ठक करके देखा है उसको? वो बनी है मेटल, आयरन से बनी है। तो आपके आसपास बहुत सारा मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले मेटल्स की। क्या होते हैं मेटल्स? तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने कहा हमारे आसपास पाए जा रहे हैं, हम और आप उसका बहुत सारा यूज कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का। अब मेटल्स की खास बात क्या है, क्या उसकी पहचान है? तो मेटल्स का लस्टर। आप देखिए मेटल्स शाइन करते हुए नजर आएंगे, इसीलिए लोग गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि लस्टर है, शाइन है। और क्या खास बात है? मेटल्स को अगर हम बीट करें, मेटल्स को अगर हम हैमर करें, तो वो क्या होता है, थिन शीट्स में स्प्रेड हो जाता है। चूर चूर नहीं होता है, ब्रिटल नहीं होता है, बल्कि थिन शीट्स में फैल जाता है। हम इसे कहते हैं मेलेबल है। और या तो मेटल्स को बीट करने पर थिन वायर प्रोड्यूस की जा सकती है, हम इसे कहते हैं मेटल्स डक्टाइल है। तो मेटल्स को अगर बीट करने पे एक गूंजने की आवाज आती है, एक डिस्टिंक्ट साउंड आती है, हम कहते हैं मेटल्स सोनोरस है। मेटल्स की हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो आप मेटल्स में जानते हैं। अब उसमें चाहे आप आयरन का सोच लीजिए, गोल्ड का सोच लीजिए, सिल्वर सोच लीजिए, प्लेटिनम की बात करिए, ये सब एग्जांपल्स ऑफ मेटल है जिसका आप और मैं बहुत यूज कर रहे हैं। बात होती है नॉन मेटल्स की। अप्रोक्सीमेटली 17 नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स 7। तो बात करते हैं सबसे पहला मेटल जो हमने खोजा, इंसानों ने हजारों लाखों साल पहले, सबसे पहले कॉपर को। सर कॉपर क्यों, आयरन क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर जो है वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, मतलब अनकंबाइंड रूप में पाया जाता है। कॉपर जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जल्दी वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं करता है, इसीलिए इंसानों ने सबसे पहले कॉपर का यूज करना सीखा। और मेटल्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर करनी हो तो मेटल्स कैसे होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। कीवर्ड याद कर लीजिए, मेटल्स आर पॉजिटिव आयंस, मतलब कैटायंस। क्यों? क्योंकि मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, याद है? उस बैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको ये लूज कर देते हैं, इसीलिए बन जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो पॉजिटिव है, बाकी सारे मेटल सिर्फ पॉजिटिव हैं और नॉन मेटल सारे नेगेटिव हैं। क्लियर? डेफिनेशन भी आ गई अब तो नॉन मेटल की। अब पाया कहां जाता है? मैंने कहा धरती हमारी, यस ये हमारी धरती मां, ये हमारा अर्थ सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑल मेटल्स, ऑल एलिमेंट्स। तो आपको गोल्ड कहां से मिल रहा है? आपको डायमंड कहां से मिल रहा है? आपको कोयला कहां से मिल रहा है? कोल कहां से मिल रहा है? कार्बन का रूप है कोल, याद रखिएगा। तो सब मिल रहा है आपकी अर्थ क्रस्ट से। तो अर्थ क्रस्ट में ये दोनों रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं तो किसी न किसी से कंबाइंड कर जाते हैं। मेटल्स नॉन रिएक्टिव होते हैं, हम इसे कहते हैं फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। दोनों टाइप के मेटल्स हैं, ठीक। पहले बात करेंगे जो मेटल्स कम रिएक्टिव हैं। कम रिएक्टिव मतलब जल्दी किसी से कंबाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे मेटल्स जब रिएक्टिव नहीं होते हैं तो एयर, जो हमारे आसपास जो एयर मौजूद है उसमें ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनसे वो जल्दी कंबाइन नहीं होते हैं, इसीलिए वो नेटिव रूप में पाए जाते हैं और हम इनका जल्दी यूज कर पाते हैं। इसीलिए इंसानों ने सबसे पहले कॉपर का यूज किया। क्या उस जमाने में आयरन नहीं पाया जाता था? क्या लाखों साल पहले क्या धरती में आयरन नहीं थे क्या? नहीं नहीं थे, आयरन तब भी था और अबंडेंट था, एल्युमिनियम भी अबंडेंट था, पर वो कंबाइंड स्टेट में था। उस समय इंसानों को मेटलर्जी नहीं आती थी। देखा,
इसीलिए हम लोग ने सबसे पहला कॉपर ही यूज किया, द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन। तो नेटिव स्टेट में पाया जाता था, हमने यूज करना सीख लिया उसका। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, इसका मतलब या तो वो अपने मेटल के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, क्लोराइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, किसी ना किसी अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो कंबाइन कर जाते हैं तो वो मड, क्ले, सैंड, स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं सोडियम और पोटेशियम का, ये ज्यादातर अपने क्लोराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। मतलब सोडियम प्योर फॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेगा, हाँ लैब में मिल जाएगा, टेंशन मत करो, पर नेचर में हमारे अर्थ क्रस्ट में कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेरी रिएक्टिव मेटल है सोडियम पोटेशियम। आपको याद होना चाहिए एक्टिविटी सीरीज, तो एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम। तो जितने ऊपर एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स हैं हाईएस्ट रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? जल्दी किसी से कंबाइन कर जाने वाला। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स के रूप में पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अरे घर का नमक जो तुम खा रहे हो, हाँ तुम और मैं जो नमक खा रहे हैं, क्या है उसके अंदर? सोडियम क्लोराइड। इसी से क्लोरीन निकाल करके सोडियम बना सकते हैं। पर इतना आसान नहीं है जितना मैंने आसान बताया है ना। तुम सोचोगे हम हीट कर देंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन नहीं, नहीं इतना आसान नहीं है। हाँ, और यही तो पढ़ने वाला है कि कैसे निकालेंगे। और कैल्शियम और मैग्नीशियम ये कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, मतलब कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। तो ये ज्यादातर जो एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्टिव नेचर के, तो इनका एक्सट्रैक्शन बहुत चैलेंजिंग है। इसके लिए आपको मेटलर्जी पूरी लगानी पड़ती है। बात करते हैं दो डेफिनेशंस की, मिनरल्स की और ओर्स की। क्या दोनों सेम होते हैं? मिनरल और ओर क्या सेम है? तो जो एलिमेंट्स हमारे धरती में पाए जा रहे हैं उनका एक फिक्स्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या मैंने कहा? एक फिक्स्ड फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। ये हमारे नेचर में, हमारे एनवायरमेंट में पाए जा रहे हैं, नेचुरली पाए जा रहे हैं। पर साथ में इनके साथ बहुत सारे क्या है, अदर सब्सटेंसेस है, जैसे सैंड है, सिलिका है, लाइमस्टोन है, रॉक है। इन सब के साथ ही पाए जाते हैं, हम इन्हें कहते हैं मिनरल्स। मतलब आपके एनवायरमेंट में हेमीटाइट पाया जा रहा है, आपके एनवायरमेंट में बॉक्साइट पाया जा रहा है, गैलिना पाया जा रहा है, जिंक ब्लेंड पाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब वो मिनरल्स हैं जो जिनके खुद का नेचुरल अकरेंस है, नेचर हमें दे रहा है। कहां से आ रहा है? ये सब नेचुरली हमारे अर्थ में पाए जा रहे हैं और किसी न किसी कंबाइंड रूप में पाए जा रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। जो इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं उसका नाम है गैंग या मैट्रिक्स। क्लियर? गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है? अब बात करते हैं ओर्स की। तो मिनरल्स तो समझ में आ गया कि एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में पाया जाता है, उसकी खुद की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है। पर ओर क्या है? तो ओर मिनरल ही है। ऑल ओर आर मिनरल्स। तो कैसे मिनरल्स? वो मिनरल्स जिसको नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर सके, कमर्शियली एक्सट्रैक्ट कर सके, एट अ वेरी लो कॉस्ट एक्सट्रैक्ट कर सके। इमेजिन करिए कि आपके पास एक बड़ा सा 500 टन का एक रॉक है। क्या मैंने कहा? 500 टन का एक रॉक है। आपने इसको क्रश करके, आपने इसको फिल्टर करके, आपको इसको रिफाइन करके इसमें से आयरन निकालना है। तो अगर आयरन इस बड़े से 500 टन के रॉक में से सिर्फ 1 kg निकलेगा, तो इसका मतलब है कि ये एक मिनरल तो है, ये ओर नहीं है। क्योंकि इतने बड़े रॉक, इतने बड़े मिनरल में से ओर कितना निकल रहा है? सिर्फ 1 kg। तो इसका मतलब है बहुत फायदेमंद नहीं है। पर क्या होना चाहिए? वो मिनरल जिसमें से मेटल्स निकाला जा सके, कमर्शियली निकाला जा सके, एट अ लो कॉस्ट निकाला जा सके, जिसका फायदा मिलने वाला हो, तो ही उसे ओर कहते हैं। तो इसका मतलब यह आया कि ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ओर्स को समझते हैं। बहुत सारे और आपको बताऊंगा, ये आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन श्योर आ रहा है। मैं आपको आज बता भी दूंगा कि आपको कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में इस टॉपिक में। ठीक है? इसलिए इस टॉपिक को आप मिस आउट मत करिएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा क्वेश्चन में, यह भी मैं आपको बता दूंगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो जब हम बात करते हैं ओर्स की, तो मैंने कहा मिनरल्स जिसको हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सके, कम कॉस्ट में एक्सप्लॉइट कर सके, उसे कहते हैं ओर। एल्युमिनियम को पाना है, एल्युमिनियम को चाहिए, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला देख लीजिए, Al2O3.2H2O। फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। ठीक है? और ओर्स है क्या एल्युमिनियम के? हाँ, एल्युमिनियम के ओर का एग्जांपल मैंने दिया बॉक्साइट। दूसरा ओर है क्रायोलाइट, जिसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। क्या? सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। और क्या है? कोरंडम। कोरंडम क्या है? एनाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये कुछ ओर्स है एल्यूमिनियम के। हो सकता है आपको एमसीक्यू बन जाए इसमें से। ठीक? क्या आयरन? आयरन हमारे नेचर में पाया जाता है। लोहा, हाँ, जिससे आपकी गाड़ी की बॉडी बनी हुई है, जिससे ताला और चाबी बने हुए हैं, जिसके आपके घर का दरवाजा बना हुआ है। आजकल हम आयरन को स्टील के रूप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आयरन रस्ट करता है, पर स्टील रस्ट
नहीं करता है। और स्पेशली स्टेनलेस स्टील, आप और मैं स्टेनलेस स्टील की थाली में चम्मच में क्या कहते हैं, खाना खाते हैं। आयरन, तो आयरन का ओर है हेमीटाइट, सबसे कॉमन ओर, सबसे मेन ओर है हेमीटाइट। अब हेमीटाइट के भी टाइप्स हैं। पहला है रेड हेमीटाइट, आपका एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। रेड हेमीटाइट जिसको कहते हैं एनाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है ब्राउन हेमीटाइट हाइड्रेटेड, तीसरा है मैग्नीटाइट, चौथा है आयरन पायराइट, पांचवा है सिडराइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेमीटाइट, which is the most important ore of iron, hematite, which is the most important ore of aluminium, bauxite। one word question। अब आता है जिंक, तो जिंक का जो कॉमन ओर है वो है जिंक ब्लेंड, which is the main ore of zinc, common ore of zinc, जिंक ब्लेंड ZNS। और दूसरा कौन सा ओर हो सकता है, जिंकाइट, या एक तीसरा और है कैलमाइन। ये सब जिंक के ओर्स हैं। ठीक, बात करेंगे कैसे मेटल्स निकाला जाता है, कैसे मेटल्स धरती से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो 5 स्टेप चाहिए, 5 स्टेप चाहिए मेटल्स को जो ओर के रूप में धरती में पाए जाते हैं उनको निकालना है और उसमें से मेटल बनाना है। कितने स्टेप बताए, 5 स्टेप। पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, क्योंकि ओर जो होते हैं वो पत्थर के रूप में दिखते हैं। हाँ, आप और मैं देख के पहचान नहीं पाएंगे, मैं और आप इतने एक्सपर्ट नहीं है ना, तो इसलिए देख के बता नहीं पाएंगे कि ये ओर किसका है, आयरन का है कि एल्युमिनियम का है। पर जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो लोग इसका काम करते हैं, उनको पता होता है। जो मिनरल्स के एक्सपर्ट होते हैं वो देख के बता देते हैं कि ये ओर, ये जो पत्थर दिख रहा है बड़ा बड़ा, हाँ मैंने कहा ना रॉक बोल्डर्स की तरह दिखते हैं। क्या, रॉक बोल्डर्स मतलब पत्थर की तरह दिखेंगे, दूर से पहचान नहीं पाओगे इनको। तो ये रॉक बोल्डर्स की तरह दिखते हैं, इनको क्रश करना पड़ता है। क्यों, जब आप क्रश नहीं करोगे तो इसमें से इंप्योरिटीज सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स को क्या करना होता है, क्रशर के मदद से कुचलना पड़ता है, ग्राइंड कर देना होता है, चूरा बना देना होता है, ताकि क्यों, ताकि मैंने कहा इसमें से इंप्योरिटीज निकाली जाके। तो इस प्रोसेस से जिससे इसको क्रश करते हैं, इस पत्थरनुमा पार्टिकल्स को, ओर को क्रश करते हैं, इसका चूरा बना देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पल्वराइजेशन। ये तो हो गया स्टेप 1। यहां पे तो ज्यादा डिटेल नहीं था, अब यहां पे डिटेल शुरू हो रहा है। स्टेप 2 थोड़ा डिटेल है इसमें। स्टेप 2 में क्या करना है, देखिए जब तक आप ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ ओर नहीं करेंगे, जब तक ओर को कुचलेंगे नहीं, जब तक ओर का चूरा नहीं बना देंगे, एकदम क्रश नहीं कर देंगे। बड़े बड़े मिल्स होते हैं जो उसे क्रश कर देते हैं, मशीनें होती हैं, जौ होता है उसे क्रश कर देते हैं। इसके बाद इसका करना होता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या, ओर में से इंप्यूरिटीज को निकालना। आओ समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जिसका दूसरा नाम है ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन। क्या करते हैं, आइए कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्टेप नंबर 2 चल रहा है। मैंने कहा था 5 स्टेप बताऊंगा। स्टेप नंबर 2, तो सबसे पहला काम क्या करना था, मैंने कहा फर्स्ट स्टेप है ओर को क्रश कर दो। अब क्रश करने से क्या फायदा मिलेगा, तो क्रश करने के बाद उस क्रश्ड ओर में से हमको गैंग पार्टिकल, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, गंदगी कहते हैं आम भाषा में, हाँ जो उसमें अंदर सैंड पार्टिकल है, मड पार्टिकल है, उसको रिमूव करना। तो रिमूविंग ऑफ द गैंग रॉकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, इस प्रोसेस का नाम है कॉन्सेंट्रेट करना। यहां एक और नाम दिया था ड्रेसिंग अप। हाँ, जैसे तुम और मैं तैयार हो जाते हैं, ड्रेसिंग अप हो जाते हैं। क्लियर, इसे कहते हैं ड्रेस करना। अब कैसे करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, आइए पहला मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज सी इट केयरफुली। इंपॉर्टेंट जब बोलूं तो समझ जाना कि इसमें से आने की चांसेस है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग। सर ये क्या होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी से धोना, या ग्रेविटी सेपरेशन, या लेविगेशन, तीनों का मतलब सेम है। तो इसमें क्या होता है, जो ओर्स हमने क्रश किए थे, उस क्रश्ड ओर को, पल्वराइज्ड ओर को क्या करते हैं, इस क्रश्ड ओर को डालते हैं, पोर करते हैं किस पे, एक ग्रूव्ड, क्या वर्ड है, GROVE, ऐसे बना हुआ ग्रूव्ड टेबल है। मतलब ये एक ढलान बनी हुई है, स्लोपिंग बना हुआ है। क्या, एक स्लोपिंग और वाइब्रेटिंग टेबल है जिसमें बहुत सारे ग्रूव, इसको कहते हैं ग्रूव। ये जो गड्ढे बने दिख रहे हैं ना, ये जो वी बना दिख रहा है ना, वी, ये ग्रूव बना हुआ है, ठीक है। और ये स्लोपिंग है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ढल रहा है, वाइब्रेटिंग है, खुद मूव करता रहता है। क्लियर, क्या होगा इससे, जो क्रश्ड ओर है, ये है क्रश्ड ओर, जो क्रश्ड ओर्स हैं उनको हमने इसमें पुट करना है। इससे क्रश्ड ओर इसके अंदर पुट करेंगे और पानी से, जेट के पानी से, तेज पानी के बहाव से इसको मारेंगे। क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डस्ट पार्टिकल है, क्या जो गैंग पार्टिकल है, मड पार्टिकल है, वो पानी के साथ बह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो लाइटर पार्टिकल है, हल्के पार्टिकल से, जो गैंग पार्टिकल है, वो पानी के साथ बह जाएगा। देखिए सारी गंदगी आप पानी के साथ बहते हुए नजर दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ये आपको गैंग पार्टिकल दिख रहा है। तो पानी के साथ गंदगी निकल जाएगी और ये जो ग्रूव बने हुए हैं, इस ग्रूव के नीचे यहां पर क्या हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स चले जा रहे हैं। यहां पर ओर्स का कॉन्सेंट्रेटेड रूप इसके अंदर कलेक्ट हो जा रहा है। तो
जो डेंस रूप में दिख रहे हैं, जो भारी पार्टिकल है, वो इस ग्रूव्स में जाकर के इकट्ठा हो जा रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक शब्द से समझ जाओ, पानी का इस्तेमाल करके क्या करना, इंप्यूरिटीज को अलग करना और पार्टिकल को अलग करना, गंदगी को अलग करना। तो इसीलिए मैंने कहा स्टेप नंबर 2 इसमें कब यूज होता है, जब आयरन का आप ओर सेपरेट कर रहे हो, जैसे मैंने हेमेटाइट का एग्जांपल दिया था, या टिन के ओर्स को सेपरेट करना हो, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में यूज होते हैं। और भी मेथड है, आइए, ये तो हो गया पहला मेथड कॉन्सेंट्रेशन का। दूसरा मेथड कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन सब जगह यूज नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इस ब्लैक स्क्रीन पे समझ नहीं आ रहा होगा। ये एक रोल है, ये एक स्ट्रिप है जहां पर क्या हो रहा है, क्रश्ड ओर्स को, क्या है ये ऊपर से गिर रहा है, ये ऊपर से क्रश्ड ओर्स जो हमने पल्वराइज्ड ओर रखा था, ये ऊपर से इस बेल्ट में डाल रहे हैं। ये बेल्ट में यहां पर मैग्नेट है, ये जो रिंग दिख रहे हैं राउंड सी, ये एक मैग्नेट है। तो क्या होगा, इससे जो क्रश्ड ओर्स इसमें पुट किए गए हैं वो यहां पे मूव करते हुए आएंगे, और जितने मैग्नेटिक वाले पदार्थ होंगे, जितने मैग्नेटिक पदार्थ प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होंगे, वो मैग्नेट की वजह से, इसकी वजह से उसमें स्टिक कर जाएंगे और पीछे कलेक्ट हो जाएंगे। तो जितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ओर होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ओर होंगे, ये पीछे कलेक्ट करेंगे, और जितने नॉन मैग्नेटिक पदार्थ होंगे, जिसको मैग्नेट से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधे यहां पर आके गिर जाएंगे। नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक चीजों को सेपरेट करने के काम आता है। मतलब समझ गए, जहां पे आयरन है या कोबाल्ट है, ऐसा एलिमेंट्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उनकी इंप्यूरिटीज को सेपरेट करने के काम आता है, नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या यूज किया गया है इसमें, देखिए दो क्या किए गए हैं, व्हील्स लिए गए हैं, इन दोनों व्हील्स पे एक बेल्ट लगा दी गई है, कन्वेयर बेल्ट लगा दी गई है, और एक व्हील, ये जो व्हील है ये मैग्नेट का व्हील है, ये मैग्नेटिक व्हील है, यही अट्रैक्ट करता है आयरन के या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को। इससे दोनों का सेपरेशन होता है। कहां यूज करते हैं जहां पर आयरन के पार्टिकल्स हो या आयरन के साथ कोई इंप्यूरिटीज हो, जैसे टिन का दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रेट टिन स्टोन्स, मतलब टिन के पार्टिकल को अलग करना है और टिन की गंदगी को सेपरेट करना है। टिन में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये क्या है सर, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है? फ्रॉथ तो मतलब झाग होता है। आप जब सर पे शैंपू लगाते हैं, ढेर सारी झाग निकलती है, यस सर नो? हाँ, तो उसमें होता क्या है, कभी सोचा है आपने? तो अब जब आप शैंपू लगाते हैं अपने बालों पे, अपने सर पे, कभी ध्यान दीजिएगा, उसमें ढेर सारी झाग जब आप ऐसे ऐसे बालों को करते हैं, उसमें आपके जो हेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल है, गंदगी है, वो उस शैंपू में, उस फ्रॉथ में चली जाती है, और रब करने से क्या होता है, वो जो गंदगी पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है, और आप जब पानी डालते हैं तो पानी के साथ, वो फ्रॉथ के साथ डस्ट बह जाती है, आपके बाल साफ हो जाते हैं। क्या बात है सर, ये क्लीनिंग और शैंपू, तो यही टेक्निक लगभग अब लगाएंगे किसमें, ओर के सेपरेशन में। तो ये सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करने के काम आता है। कौन से ओर? सल्फाइड ओर्स, जैसे जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड। अब इसमें सल्फाइड की जो इंप्यूरिटीज है उसको सेपरेट करने के काम आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। इस ओर में एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, एक रूल अप्लाई होता है। वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिफरेंशियल वेटेबिलिटी। क्या है रूल? प्रिफरेंशियल वेटेबिलिटी। क्या मतलब आया सर इसका? इस लाइन का मतलब है कि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, दो तरह के सब्सटेंसेस होंगे। एक होगा जो इंप्यूरिटीज होंगी, जिसको हम गैंग पार्टिकल्स कहते हैं, वो पानी द्वारा डिसॉल्व हो जाता है, गीला हो जाता है। दूसरा होता है इसमें मौजूद ओर पार्टिकल। ओर पार्टिकल क्या होता है? वो पाइन ऑयल से डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो क्या करना है, आइए समझते हैं। प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए क्या करना है? एक बड़ा सा टैंक लिया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक बड़ी सी टैंक है, एक बड़ी सी टैंक है, इसके अंदर क्रश्ड ओर है। कौन सा ओर है? मैंने कहा था क्रश्ड ओर। पर कौन से ओर लेना है? सल्फाइड ओर लेने हैं। कौन से? सल्फाइड ओर। जैसे मैंने कहा जिंक का जिंक ब्लेंड, याद है ना, जिंक ब्लेंड ZnS, या मैंने कहा लेड का PbS। तो सल्फाइड ओर लेने से क्या होगा? जब हम सल्फाइड ओर लेंगे इसके अंदर क्रश करके, और इसके अंदर डालेंगे वाटर, क्या क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर होगा वाटर, और तीसरा होगा पाइन ऑयल। तीन चीजें हैं इसके अंदर। क्या क्या है? ओर है, पाइन ऑयल है, ठीक है, और क्या है? वाटर है। तो मैंने बताया ना, पाइन ऑयल क्या चीज? पाम का तेल, पाइन ऑयल। ये जो पाइन ऑयल है ये क्या करता है? सल्फाइड ओर्स के साथ डिसॉल्व हो जाता है, और ये क्या कर जाता है? ये ऊपर फ्लॉथ बन जाता है। ये ऊपर जो है ये सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है। किसके रूप में है? फ्रॉथ के साथ है। फ्रॉथ हल्की होती है, झाग हल्की होती है,
ऊपर चली जाती है। सर झाग पैदा होती कैसे है? तो हमको क्या करना पड़ता है, कंप्रेस्ड एयर इसमें लगानी पड़ती है। क्या? कंप्रेस्ड एयर। फ्रॉथ पैदा करने के लिए इस बड़े से जार में क्या करते हैं, यहां से कंप्रेस्ड एयर रिलीज करते हैं। जब एयर इसके अंदर आती है तो बबल्स प्रोड्यूस करती है, झाग पैदा करती है। पानी है और पाइन ऑयल है और साथ में क्रश्ड ओर्स। तो जो गैंग पार्टिकल्स है वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है, भारी हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। सो गैंग पार्टिकल सेटल डाउन बिकॉज इट बिकम्स हैवी, वेयरएज द पाइन ऑयल्स फॉर्म्स द फ्रॉथ। वो क्या करता है, सल्फाइड ओर्स के साथ ऊपर चला जाता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इतने फ्रॉथ वाले हिस्से को बाहर निकाल सकते हैं। हमें क्या मिल जाएंगे, हमारे सल्फाइड ओर मिल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन। झाग तैर रही थी, उस तैरती हुई झाग में सल्फाइड के ओर है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। खत्म। क्या कहते हैं, समझ में आ गया क्या है? तो ये है फ्रॉथ फ्लोटेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्टेप नंबर 2। क्या था स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 था ड्रेसिंग या कॉन्सेंट्रेशन। 3 मेथड बता दिए। अब स्टेप नंबर 3, हाँ मैंने 5 स्टेज बतानी है। स्टेप नंबर 3 क्या है, इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो आपने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, ड्रेसिंग कर दी, अभी बताया था ना। अब इस ओर को क्या करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है। सर क्यों? सर ऑक्साइड में क्यों चेंज करेंगे? ऑक्साइड रिमूव करना आसान होता है, ऑक्साइड से मेटल बनाना आसान होता है। मतलब समझ आया? जैसे अगर कहीं बना हुआ है जिंक ऑक्साइड, तो अब उसको जिंक बनाना आसान है, समझ गए? ऑक्साइड का रिमूवल करना थोड़ा इजी है। कैसे? अरे रिड्यूसिंग एजेंट से रिमूव कर देंगे भाई, और क्या है। इसीलिए तो पहले क्या करेंगे, इस ओर को ऑक्साइड में चेंज करेंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है रोस्टिंग करना। हाँ आपको पता ही है आजकल रोस्टिंग, अरे वो चैनल वाला रोस्टिंग नहीं, आजकल ना वो बहुत सारे लोग एक दूसरे को रोस्टिंग करते हैं। हाँ किसी के चैनल का मजाक उड़ाते हैं, है ना। वो किसी को क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों को मजाक उड़ाते हैं ना, क्या कहते हैं, रोस्टिंग ही बोलते हैं ना उसको, रोस्टिंग वीडियो, है ना। तो उस रोस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां रोस्टिंग है जो आपने रोस्टेड चिकन देखा होगा। आजकल तो रोस्टेड आलू का भी जमाना है। हाँ सही कह रहे हैं, या रोस्टेड पनीर। नहीं, बारबेक्यू देखा है तुमने? बारबेक्यू पक्का देखा होगा। तो एक सीख होती है लोहे की, हाँ एक लोहे की सीख, हाँ एक लोहे की डंडी होती है, उसमें क्या करते हैं, खूब सारा पनीर लगा देते हैं, आगे और पीछे टमाटर और प्याज लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट फायर में सीधे आग में रख करके उसको पका देते हैं। क्या निकल रहा है, क्या बन रहा है, रोस्टेड पनीर। क्या बात है सर, मुंह में पानी आ गया। पर मैं आपको बात कर रहा हूं रोस्टेड करना, मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इतना हीट करना कि एक्सेस ऑफ एयर में, खुली हवा में। सर इससे क्या होगा, इससे जो उसके अंदर की जो वोलाटाइल इंप्योरिटीज है वो उड़ जाएंगी। इसके अंदर, मेटल के अंदर जो गंदगी पार्टिकल होगा वो हीट मिलने के बाद क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रोस्टिंग। प्रोसेस ऑफ हीटिंग concentrated or at a very high temperature in the air, खुले में हीट करना। हाँ इसीलिए मैंने कहा रोस्टेड चिकन, या मैंने कहा रोस्टेड पनीर। तो रोस्टिंग क्या करता है, मॉइस्चर रिमूव करता है। अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कार्बन है उसको भी रिमूव कर देता है। इंप्योरिटीज है जैसे सल्फर की है, फास्फोरस की है। सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना के, भाप बना के उड़ा देता है। फास्फोरस है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, उड़ा देता है। ठीक है। और अगर मेटल सल्फाइड्स है तो सल्फाइड्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल है, रिएक्शन याद नहीं करना है, जहां याद करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, ये याद नहीं करना है। और रोस्टिंग से ओर पोरस बन जाता है और हीट यूनिफॉर्म करता है। तो रोस्टिंग के बड़े फायदे हैं। हाँ तो एक मेथड हुआ कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्या करना, ऑक्साइड में चेंज करना। दूसरा मेथड भी है रोस्टिंग का, ठीक रिवर्स होने वाला है। रोस्टिंग में आप प्रेजेंस ऑफ एयर में, एक्सेस ऑफ एयर में हीट कर रहे थे, अब उसका उल्टा होगा, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे। चलिए, नाम है कैल्सिनेशन। मैंने कहा था उल्टा, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जो कार्बोनेट्स या हाइड्रेटेड ऑक्साइड, सर ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है उसे कहते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बोनेट्स या हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, एट अ हाई टेम्परेचर हीट करते हैं। मेल्ट ना होना चाहिए, इट शुड नॉट मेल्ट बट ओनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। ठीक है। हम इसे कहते हैं क्या, कैल्सिनेशन। तो मेटल कार्बोनेट्स हो या उसके हाइड्रोक्साइड्स हो, एग्जांपल देखिए, जिंक कार्बोनेट हीट किया किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया, बंद जगह पे हीट किया, किसी जार के अंदर, ओपन में नहीं। ठीक है। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया और हीट कर दिया, तो उसे कहेंगे क्या, कैल्सिनेशन। तो जिंक ऑक्साइड बन गया, देखा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। तो कैल्सिनेशन से वाटर या वाटर ऑफ हाइड्रेशन या अदर वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी रिमूव हो सकती है। कैल्सिनेशन के भी बेनिफिट्स वही सेम है, रिमूव करता है मॉइस्चर और ओर को पोरस बनाता है, हीटिंग को यूनिफॉर्म करता है। 3 स्टेप हो गए, 5 स्टेप बताऊंगा, मैंने कहा था। चौथा स्टेप आ रहा है। चौथा स्टेप एक्सट्रैक्शन का। चौथा स्टेप है, अब ऑक्साइड बन गया है, अब उस ऑक्साइड को क्या बनाना है, मेटल बनाना है।
हाँ भाई, अभी आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में चेंज किया, उस ऑक्साइड को क्या बनाना है, मेटल बनाना है। ठीक है, तो अब मेटल ऑक्साइड बनाने का तरीका क्या है, उसको रिड्यूस कर दो। चाहो 3 तरह के ऑक्साइड हो सकते हैं। पहला टाइप 1, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि टॉप में ऊपर पाए जाने वाले मेटल्स, खास करके सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर पाए जाते हैं। आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, उसमें जो टॉप में मेटल्स पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये दे हैव अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसका मतलब है अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड से पोटेशियम लाना चाहते हैं तो आप रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से नहीं ला सकते। क्या चीज? रिड्यूसिंग एजेंट से या हीट करके आप सोचेंगे कि उसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जी नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे हैव हाई एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन, लगाव, खिंचाव। तो ऑक्सीजन के प्रति उसका लगाव बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा जो प्यार से ना माने उसको करंट दे दो। क्या? जो तुम्हारी बात बहुत प्यार से ना माने, तुमने बहुत समझाया कि बेटा ऑक्सीजन को छोड़ दो, एल्युमिनियम बेटा ऑक्सीजन को छोड़ दो, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आपको एल्युमिनियम चाहिए, ऑक्सीजन उससे दूर करना है, नहीं मान रहा एल्युमिनियम। तुमने प्यार से समझाया, तुमने थोड़ा हीट दिया कि चलो भैया हीट से ही तुम मान जाओ, तुमने रिड्यूसिंग एजेंट दिया, तुमने कार्बन को भेजा, जाओ कार्बन एल्युमिनियम से ऑक्सीजन ले आओ, जाओ हाइड्रोजन तुम ले आओ। पर एल्युमिनियम जिद्दी है, बोला ना ना ना, मैं ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब रास्ता एक ही है, करंट। तू प्यार से नहीं मानेगा तो बिजली के झटके से तेरा इलाज करूंगा। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। मेरी कहानी में मैं जोकिंग वे में बता रहा हूं कि आपको जब कोई स्ट्रांगली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उनके ऑक्साइड से उनको सेपरेट करना होगा, तो आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, पोटेशियम ब्रोमाइड। आप जब भी किसी मेटल को इलेक्ट्रोलिटिकली रिड्यूस करेंगे, क्या? करंट से रिड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब यूजिंग करंट। तो जब करंट से रिड्यूस करेंगे तो जो भी पहला एलिमेंट है, जैसे Al2O3, पहला एलिमेंट हमेशा जो मेटल है वो कैट आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और कैट आयन हमेशा कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो जब आप करंट पास करेंगे तो जो पहला एलिमेंट है वो मेटल होगा, वो कैटायन होता है, नतीजा वो कैथोड नाम के रॉड पे कलेक्ट हो जाएगा। जबकि दूसरा कौन है? नॉन मेटल है, एन आयन है, और वो एनोड में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? अब याद रहेगा। तो ये रहा पोटेशियम का एग्जांपल। याद नहीं करना है रिएक्शन, बस समझना है। जब मैं कहूंगा तब रिएक्शन याद करना। यहां पे दिख रहा है पोटेशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम मेटल के रूप में कैथोड में, और ब्रोमाइन के रूप में कलेक्ट हो जा रहा है एनोड में। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये तो हो गया वो मेटल्स जो कि बहुत रिएक्टिव है। तो मैंने कहा जो बहुत रिएक्टिव है उसका सेपरेशन करने का तरीका क्या है? उसको बिजली का झटका दे दो। मैंने कहा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मिडिल रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज उनकी मिडिल में है। मतलब अगर हीट कर दें तो वो क्या करेंगे? अपना ऑक्सीजन छोड़ देंगे। और हमें तो क्या चाहिए? ऑक्साइड्स निकाल करके सिर्फ मेटल चाहिए। तो जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फाइड ओर वाले एलिमेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया था जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, अभी दिया था ना जिंक सल्फाइड का ब्लेंड है ना, जिंक ब्लेंड। तो गेलिना लेड सल्फाइड, तो इनको रोस्टिंग करके कर सकते हैं अलग। रोस्टिंग से सल्फाइड ओर को का ऑक्साइड रिमूव करता है, और रोस्टिंग मतलब आप जानते ही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना। और कार्बोनेट्स ओर होंगे अगर तो सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिंग, याद रखोगे, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। मतलब अगर कार्बोनेट्स ओर है, जैसे जिंक का है कार्बोनेट ओर, कैल्शियम के कार्बोनेट ओर होते हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना पड़ेगा। ठीक है? एक एग्जांपल के रूप में देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन बी यूज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है? कभी कभी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो भी रिड्यूसिंग का काम करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, इवन पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो ये दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये पूछ रहा हूं ना। अरे भाई वो एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये लोग क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर किसी एलिमेंट से आपको ऑक्सीजन निकालना है, रिमूव करना है, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट लगाइए। पर किस में लगाएंगे? मिडिल एक्टिविटी वाले में लगाएंगे, मिडिल वाले एक्टिविटी वाले। ठीक है? तो मैंने कहा जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली मैंने कहा एल्युमिनियम, सोडियम, ये लोग भी क्या करते हैं? रिड्यूसिंग का काम करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है
वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर देता है। हायर द मेटल मोर द रिएक्टिविटी, सो एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल। बात समझ में आई? जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, तो ये जो ऊपर में एलिमेंट्स हैं, ये नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो, यहां पर एक रिएक्शन से समझो। अब मुझे मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, समझ में आ रहा है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड है, क्लियर है। मुझे इसका ऑक्सीजन रिमूव करना, आई वॉन्ट दिस ऑक्सीजन टू बी रिमूव, तभी तो मैंगनीज मिलेगा ना मुझे। यही तो प्रोसेस चल रहा है ना, कि ऑक्साइड से मेटल निकालना है, यही करना है। तो क्या किया हम लोग ने, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया, क्योंकि एल्युमिनियम मैंगनीज से काफी ऊपर है। हाँ, आप चेक करिए एक्टिविटी सीरीज में मैंगनीज से काफी ऊपर है, तो ये क्या करेगा, मैंगनीज का जो ऑक्सीजन है उसको खुद अटैक कर लेगा, उसको खुद अपने पास खींच लेगा, और मैंगनीज एज अ मेटल रिलीज हो जाएगा। देखा, हमारा काम आसान हो गया। हमको चाहिए मैंगनीज, मेटल मिल गया। किसने मिलाया, कौन किया रिड्यूस, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम यहां से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, इसके ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरा काम तो हो गया। सो क्या प्रूव करना चाहते हैं, जो मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, जो एक्टिविटी से ऊपर पाए जाते हैं, वो दूसरों का ऑक्सीजन चुरा सकते हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, साबित किया एग्जांपल से। इस एग्जांपल से प्रूव कर दिया कि एल्युमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन चुराता है। जो ऑक्सीजन रिड्यूस कर दे दूसरे एलिमेंट का, वो क्या है, रिड्यूसिंग एलिमेंट। ठीक, तो एल्युमिनियम एक रिड्यूसिंग एलिमेंट है, एजेंट है। और एल्युमिनियम के पाउडर में, ध्यान से सुनिएगा, एल्युमिनियम के पाउडर को अगर आयरन ऑक्साइड के साथ मिक्स कर दें तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। सोचिए, इमेजिन करिए, रेल की पटरी है, हाँ, ट्रेन जिसपे चलती है उसे क्या बोलते हैं, रेल की पटरी, आयरन रेल्स, बीच में से क्रैक हो गई है, बीच में से रेल की पटरी हट गई है। अब बताइए क्या करेंगे, रेल की पटरी को उखाड़ करके फैक्ट्री में ले जाएंगे और रेल की पटरी जोड़ेंगे? इतना टाइम है क्या, नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो जहां पर आयरन रेल्स, रेल की पटरी बीच में से क्रैक हो गई है या उसमें गैप आ गया है, उसको भरने के लिए एल्यूमिनोथेरेपी, क्या, एल्यूमिनोथेरेपी, ये क्या होता है, थेरेपी नहीं, थेरेपी यूज करेंगे। सर ये क्या होता है, एल्यूमिनोथेरेपी क्या होता है? देखिए, आपको एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को लेना है, दोनों को इग्नाइट कर देना है, क्या, हीट कर देना है। किसका किसका इस्तेमाल करना है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। हाँ भाई, कच्चा आयरन, आयरन ओर, तो हमको आयरन चाहिए इसमें से, तो मैंने कहा एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम एक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर होता है, तो मैंने कहा था जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, तो लेस एक्टिव मेटल्स को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। एल्युमिनियम इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर देगा। देखिए, एल्युमिनियम खुद क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और जो इसका आयरन ऑक्साइड था वो अब सिर्फ आयरन रह जाएगा। यही आयरन इस हीट के प्रेजेंस की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से मॉल्टन आयरन में चेंज हो जाएगा। अब ये मॉल्टन आयरन रेल की पटरी में, जहां पे रेल की पटरी थी वहां पर क्या हो जाएगा, वो पिघल करके ठंडा हो जाएगा और रेल ट्रैक बन जाएगा। देखा, तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। समझ गया ना, जहां जहां आपको आयरन चाहिए और आपको आयरन वहीं बनाना है, तो आप इस एल्यूमिनोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड, जो कि कच्चा आयरन है, जिसको हम रॉ आयरन कहते हैं, ठीक है, आयरन ओर कहते हैं, उसको एल्युमिनियम के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉल्टन आयरन निकलेगा और मॉल्टन आयरन ठंडा हो जाएगा, सॉलिड आयरन बन जाएगा। काम हो गया हमारा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सिर्फ। आइए, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, हाइड्रोजन से भी नीचे होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। आप सोचते हैं कि मम्मी लोग कभी गोल्ड क्यों पहनती, कभी सोचा है? क्यों ना मम्मी जिंक की अंगूठी पहन ले, क्या कहते हो, जिंक की अंगूठी मम्मी पहनती है, या जिंक का ईयर रिंग्स पहन ले? क्यों नहीं पहनती है जिंक की, मैंगनीज की या एल्युमिनियम की, क्यों नहीं पहन लेती मम्मी लोग? अरे कान खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, रिएक्टिव है ये लोग। ये मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है ना, तो हमारे नेचर में मौजूद ऑक्सीजन है ना, हम लोग नहा भी रहे हैं तो वाटर है, तो ऑक्सीजन से वाटर से वो कंबाइन होकर के रिएक्ट कर जाएगा, हमारे कान या अंगुली को नुकसान पहुंचाएगा। समझ गए क्या करने देते हैं? तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं गोल्ड, गोल्ड की अंगूठी, सिल्वर की अंगूठी, प्लेटिनम। क्यों भाई, बताया तो, ये एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाए जाते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे नीचे पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं। नतीजा क्या होता है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर ये कंबाइंड स्टेट में पाए भी जाते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं, बस सिंपल हीटिंग से क्या हो जाएगा, इनका ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, जैसे मरकरी ऑक्साइड। बस हीट करो,
क्या हो जाएगा, मरकरी अलग, ऑक्सीजन अलग। एक बस सिंपल काम करना है, हीटिंग, रिड्यूसिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है। तो 3 तरह के ऑक्साइड्स बताए, हाईली रिएक्टिव जैसे मैंने बताया पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, इनको रिड्यूस करना हो, इनसे सिर्फ मेटल बनाना हो तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिर मिडिल रिएक्टिव, इसमें मैंने कहा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और सबसे नीचे वाला लो रिएक्टिव, ये वो मेटल्स ऑक्साइड हैं जो एक्टिविटीज में सबसे नीचे पाए जाते हैं, तो बस मैंने कहा सिंपल हीटिंग। समझ में आया? स्टेप नंबर 4 खत्म, आखिरी 5वां स्टेप। अब मेटल मिल चुका है, क्या मेटल प्योर फॉर्म में है कि नहीं है, तो उस मेटल को प्योर बनाना है, प्यूरिफिकेशन करना है। हम मेथड यूज करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उसी एलिमेंट का होगा। अगर हम कॉपर को इलेक्ट्रो रिफाइन कर रहे हैं तो कॉपर ही इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होगा, ठीक है। प्योर मेटल जब भी मिलेगा आपको कहां मिलेगा, कैथोड में मिलेगा। बताया था क्यों, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, कैट आयंस होते हैं, और कैट आयन सी से कैटायन, सी से कैथोड, ठीक है। कैट आयंस कैथोड में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। आइए अब टॉपिक जो आपके बोर्ड में आ रहा है, मैंने कहा था मैं तुम्हें इस चैप्टर में बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड में आएगा, शॉर्ट आएगा। ये वो टॉपिक है जो अब आपको इस बार के बोर्ड के लिए तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आइए, तो एल्यूमिनियम एक बड़ा कमाल का मेटल है। क्यों कमाल कह रहा हूं, क्योंकि धरती में बहुत सालों से, हजारों सालों में सबसे अबंडेंट पाए जाने वाले मेटल्स में से एक है। हाँ, सबसे अबंडेंट पाए जाने वाले मेटल से, फिर भी एल्यूमिनियम धरती का सबसे महंगा मेटल हुआ करता था। बहुत सालों पहले, मतलब लगभग 200 साल पहले एल्यूमिनियम बहुत महंगा होता था। इतना महंगा होता था एल्यूमिनियम कि राजा जो होते थे वो एल्यूमिनियम की थाली में खाना खाते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत महंगा होता था, गोल्ड से भी महंगा होता था। सर इतना महंगा क्यों, जबकि धरती में तो बहुत ज्यादा पाया जाता है? क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की टेक्निक नहीं थी। एल्यूमिनियम के ओर से एल्यूमिनियम बनाना हमें नहीं आता था। उसके एक्सट्रैक्शन में बहुत पैसे लगते थे, बहुत टाइम लगता था, बहुत सारा फ्यूल वेस्ट होता था, और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन बहुत कॉस्टली होता था। इसीलिए एल्यूमिनियम धरती में तो बहुत पाया जाता था, अबंडेंट था बहुत, बट मैंने कहा बहुत कॉस्टली था। तो पहले जमाने में राजा लोग ही सिर्फ क्या करते थे, एल्यूमिनियम का यूज कर पाते थे। बट आज की स्थिति क्या है पता है आपको? आपके घर में जो बिजली के तार लगे हुए हैं बाहर खंभों में, हाँ, आपके घर में जो बड़े बड़े टिन के डब्बे हैं, एल्यूमिनियम के डब्बे हैं, आपकी जो कढ़ाई है, चेक करना आज मेरे कहने पे जाकर के किचन में देखना, तुम्हारे घर की कढ़ाई, तुम्हारे घर का प्रेशर कुकर, तुम्हारे घर में जिसमें राशन स्टोर करती है मम्मी, जिसमें चावल रख रही हैं, सब एल्यूमिनियम का डब्बा है, जाके चेक कर लेना। देखा? तो आज इतना कॉमन है कि एल्यूमिनियम घर घर पाया जाता है। तो अब एल्यूमिनियम इतना सस्ता कैसे हो गया? तो इसका कारण इसके एक्सट्रैक्शन में छुपा है। हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इसकी वजह से, इस प्रोसेस जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी वजह से एल्यूमिनियम अब सस्ता हो गया है। पहले यही एल्यूमिनियम बहुत महंगा था, आज चीपली एंड इजीली अवेलेबल है और हम इसका बहुत यूज कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हॉल हेरोल्ड, ये 2 साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इसको पूरा डेवलप किया। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले पार्ट से हम पढ़ेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना, ठीक है ना। हम बेयर्स प्रोसेस पढ़ेंगे पहला। 2 पार्ट में इसको पूरा इस टॉपिक को करना है, ठीक। जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का सबसे मेन ओर बॉक्साइट है। सबसे कॉमन ओर एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट नाम का ओर है Al2O3.2H2O। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इस बॉक्साइट से Al2O3.2H2O से सिर्फ क्या निकालना है? Al2O3 निकालना, बस इतना स्टेप करना है। मतलब हमको इसका सिर्फ ये वाटर रिमूव करना है। अब आप सोचेंगे सिर्फ एक स्टेप करना है, हीट कर दो सर, बस हीट कर दो बॉक्साइट को, पानी रिमूव हो जाएगा। जी नहीं, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज मिली हुई हैं, समझ गए? इतना आसान नहीं है। तो हमें क्या करना है? प्यूरिफिकेशन करना है, इस बॉक्साइट को प्योर बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है, बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट करना है। ये है एल्यूमिना, Al2O3 इज एल्यूमिना। बॉक्साइट को एल्यूमिना बनाना है। अब देखने में तो समझ में आ रहा है सर, सिर्फ 2H2O निकालना है उसमें से, बस। कितना आसान है? नहीं नहीं, 4 स्टेप करेंगे इसके अंदर। हम इस प्रोसेस को कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। क्या कह रहा हूं? 4 स्टेप करेंगे। तो मैंने कहा ना, ये और कैसे पाए जाते हैं? हमारी धरती में पाए जाते हैं, रेड मड के रूप में पाए जाते हैं, पत्थर के रूप में पाए जाते हैं, हाँ, रॉक बाउल्डर्स के रूप में ये धरती में पाया जाता है बॉक्साइट। हमारे यूपी में तो बहुत पाया जाता है। हाँ, जहां मैं रहता हूं, हमारे पास एक इलाका है, मैं मतलब वाराणसी में हूं, हमारे पास एक इलाका है, उसको सोनभद्र कहते हैं। हाँ, अगर मेरा कोई सुपरस्टार सोनभद्र से होगा,
उसे पता होगा कि सोनभद्र में इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम फैक्ट्री लगी हुई है, नाम है हिंडाल्को। नहीं सुना है नाम आपने? हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ये एक बिरला ग्रुप की कंपनी है। हाँ, बिरला ग्रुप जानते हैं, उसकी कंपनी है हिंडाल्को। समझ गए? तो ये क्या करती है? एल्युमिनियम धरती से निकालती है। तो ये पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? बॉक्साइट के रूप में। तो आपको याद ही होगा कि जब ये पत्थर, ये जो ओर निकल रहा है, अभी इसको क्रश करना पड़ता है, बड़े बड़े पत्थर के रूप में निकलते हैं, इसको ग्राइंड करना पड़ता है, चूर करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पल्वराइजेशन। तो स्टेप 1 है ग्राइंडिंग करना। क्यों सर ग्राइंडिंग क्यों करते हैं, चूर क्यों करते हैं? मैंने बताया तो, ताकि ग्राइंडिंग करने के बाद उसको हीट कर सकें और उसके अंदर से जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है, ऐसी इंप्योरिटीज जो हीट से निकल जाए, उसे कहते हैं वोलेटाइल इंप्योरिटीज, जैसे मॉइस्चर। समझ गए? ये हीट करने से क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक, तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, पहला स्टेप खत्म। स्टेप 2, यहां पर अब क्या होगा? जो एल्युमिनियम जो बॉक्साइट है, इसमें ऐड करेंगे कॉस्टिक सोडा। सर कॉस्टिक सोडा क्यों ऐड करेंगे? कॉस्टिक सोडा, ध्यान से देखिएगा, कॉस्टिक वर्ड का मतलब होता है OH और सोडा का मतलब होता है सोडियम। तो फॉर्मूला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करना है? कॉस्टिक सोडा ऐड करना है। ये क्या करता है? कॉस्टिक सोडा क्या करता है? इस एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें चेंज कर देता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में चेंज कर देता है। और ये डस्ट रिमूवर का काम करता है, गैंग रिमूवर का काम करता है, मतलब गंदगी रिमूव करता है। क्या पैदा होती है? साथ में खूब सारी रेड मड पैदा होती है, एक तरह की इंप्योरिटीज। कहां पाई जाती है? एनोड के ठीक नीचे। ठीक है ना? ये इंप्योरिटीज को आप बड़े आराम से सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर करके। तो फिल्टर करके क्या निकलेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट निकलेगा और ढेर सारी गंदगी इंप्योरिटीज निकलेगी। ठीक है, इस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हीटेड हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं? अंडर प्रेशर पुट करते हैं कॉस्टिक सोडा। ये रहा रिएक्शन, रट लीजिए। पहला रिएक्शन याद करने के लिए कह रहा हूं अभी तक। ठीक है, क्या रहा? Al2.2H3O प्लस 2H2O प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस 3H2O। क्लियर? समझ में आ गया? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, अब क्या करना है? आपके पास क्या प्रोड्यूस हो चुका है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? एल्यूमिना बनाना। ठीक, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या करेंगे? में पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने को कहते हैं हाइड्रोलाइज करना। क्या? हाइड्रोलाइज करना। पानी ऐड करेंगे 50 डिग्री में, ताकि ये डाइल्यूट हो जाए और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। क्या बनाना है इसको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, वाटर ऐड किया 50 डिग्री पे, टेम्परेचर याद कर लीजिए 50 डिग्री पे, क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। एक प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो जो नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, हैवी पार्टिकल, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। और क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसके अंदर क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज थी, वो इंप्योरिटीज जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। अब इस प्रेसिपिटेट को फिर फिल्टर करिए। इस प्रेसिपिटेट को, किसको? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हैवी पार्टिकल है, वो सेटल डाउन पार्टिकल है। देखिए एरो दिख रहा है। इसको क्या करिए? आप सेपरेट करिए, फिल्टर करिए, वॉश करिए, ड्राई करिए, हीट करिए। कितने डिग्री तक हीट करना है? 1000 डिग्री तक हीट करना है, 1000 डिग्री तक हीट करना है। अब ये बन जाएगा एल्यूमिना। 4 स्टेप लगे बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने में। कितने? 4 स्टेप लगाए आपने। ये रहा एल्यूमिना बनने का स्टेप, आखिरी स्टेप। ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको मिला थर्ड स्टेप से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हीट किया, मैंने बता दिया 1000 डिग्री तक हीट करना है और मिल गया हमें एल्यूमिना। अब एल्यूमिना मिल गया, अभी मेरा खेल खत्म नहीं हुआ। अभी मुझे तो एल्यूमिनियम चाहिए, अभी तो सिर्फ Al चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। अभी तो इसमें से ऑक्सीजन निकालना है। और आप एल्यूमिनियम की बात जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो अगर हम चाहें कि हीट कर दें एल्यूमिना को, Al2O3 को हीट कर दें और सोचें कि ऑक्सीजन मिल जाएगा, जवाब है नहीं। अब हम सोचें कि ओहो रिड्यूसिंग एजेंट ले जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, कार्बन का इस्तेमाल कर लो, है ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर लो, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो, ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्या ये एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम बना सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एल्युमिनियम हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, नहीं रिड्यूस कर पाएंगे। तो मैंने कहा था जो हीटिंग से रिड्यूस ना हो, जो रिड्यूसिंग एजेंट से अपना ऑक्सीजन ना छोड़े, तो अब उसके लिए तुम्हें कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, उसको करंट देनी पड़ेगी। प्यार से नहीं मानोगे तो करंट से तुम्हें मना देंगे। ठीक है ना? अब तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारा ऑक्सीजन, तुम्हारी गंदगी तुम्हारी करंट से निकालेंगे। हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आइए, हॉल्स ने, देखिए इसीलिए मैंने कहा इनका नाम बहुत फेमस है।
हॉल्स ने इस मेथड को डिस्कवर किया जिसकी वजह से एल्यूमिनियम सस्ता हो गया। इसने देखा कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप 3 एलिमेंट का इस्तेमाल करिए। एक एल्यूमिना आपने निकाला, यहां पर आपके पास क्या मौजूद है, एल्यूमिना मौजूद है। ठीक, ये रहा एल्यूमिना। कितना लेना है एल्यूमिना, सिर्फ 20%। एल्यूमिना कितना है, सिर्फ 20%। और क्या लेना है सेकंड पदार्थ, क्रायोलाइट। ये भी तो एक तरह का और होता है एल्यूमिनियम का, याद है मैंने आपको याद कराया था क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इज सोडियम हेक्साफ्लोरोएल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, है ना। कितना लेना है, 60%। और तीसरा क्या लेना है एलिमेंट, तीसरा मतलब सब्सटेंस क्या लेना है, फ्लोरोस्पर, जिसको कहते हैं कैल्शियम फ्लोराइड 20%। तो 1:3:1 के रेशियो में 3 और लेने हैं। पहला बताया एल्यूमिना, दूसरा बताया क्रायोलाइट और तीसरा बता रहे हैं फ्लोरोस्पर। ठीक, किस किस रेशियो में, 1:3:1। क्या होगा, इन तीनों को क्या करना है, लेना है, मिक्स करना है। सर इससे होगा क्या, देखिए क्या होगा। इन तीनों को मिक्स करना है एक बड़ी सी आयरन टैंक में। किसमें, एक बड़ी सी आयरन टैंक जिसमें कार्बन की लाइनिंग लगी हुई है, जिसकी बाउंड्री कार्बन से की हुई है, उसमें लेना है। क्या होगा, पॉजिटिव आयंस पैदा होंगे। क्या क्या पॉजिटिव आयंस पैदा होंगे, देखिए सोडियम पैदा होगा, कैल्शियम पैदा होगा और एल्यूमिनियम पैदा होगा। ये 3 कैटायंस पैदा होंगे। पर रूल क्या है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का रूल है, जो लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन तीनों में सबसे लोएस्ट होता है, सो एल्यूमिनियम विल बी डिस्चार्ज। और कहां कलेक्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम, कैथोड में। 3 पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। कहां से निकलेगा, ये पूछ रहा हूं, अभी दिखाता हूं कहां से निकलेगा। देखो क्या नाम था इसका, नाम था एल्यूमिना, तो इससे एल्यूमिनियम रिलीज होगा। क्रायोलाइट है, इसमें क्या है, सोडियम भी है और एल्यूमिनियम भी है। और फ्लोरोस्पर में कैल्शियम है, हो गया ना, कैल्शियम मिला, सोडियम मिला और एल्यूमिनियम मिला। 3 पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। ठीक है, और नेगेटिव आयन में क्या निकलेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एनोड में कलेक्ट हो जाएगा। आओ इसको होते हुए देखें, इस रिएक्शन को, इस टेबल को, इस डायग्राम को अच्छे से देखना है। लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। हम इस प्रोसेस का पूरा नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इससे पहले प्रोसेस का नाम था बेयर्स प्रोसेस। ठीक, अब कर रहे हैं हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस। क्या करना है, देखिए ये एक आयरन टैंक है, ये एक आयरन टैंक है, लोहे की टैंक है जिसमें स्लोपिंग रूफ है ढलान, देख लीजिए स्लोपिंग रूफ। ठीक है, ढलान है। और ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये कार्बन लाइनिंग है, मतलब इसको कार्बन से अटैच कर दिया गया है। और कार्बन लाइनिंग क्या काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। और ऊपर देखिए, इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है, नाम है एनोड। ये एनोड में कौन सी रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन। तो कार्बन एनोड है, कार्बन कैथोड है। क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ये क्या करे, टेक पार्ट नहीं करे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब जैसे ही करंट पास करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, करंट पास करेंगे, क्या होगा, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 कंपाउंड्स मिलाए हैं। कौन कौन से 3 कंपाउंड मिलाए थे, याद है आपको, 3 कंपाउंड्स कौन से थे, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर। ये तीनों इसके अंदर मिले हुए, यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर, ये दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या होगा, एल्यूमिनियम मॉल्टन रूप में कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप टैप ओपन करेंगे, मॉल्टन एल्यूमिनियम विल बी कलेक्टेड। ठीक है, और क्या होगा, आइए देखें, एल्यूमिनियम कलेक्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा, देखिए रिएक्शन, क्रायोलाइट सोडियम रिलीज करेगा, फ्लोरोस्पर कैल्शियम और एल्यूमिना एल्यूमिनियम। इसी में से मैंने कहा जो एल्यूमिनियम है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड में। ठीक है, ये रहा। अब आप ध्यान से देखिए, वोल्टेज कितना चाहिए, 5 to 6 वोल्ट। बहुत हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। टेम्परेचर चाहिए 950 डिग्री बस। और क्या ध्यान देना है, कैथोड में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम कलेक्ट हो रहा है। देखिए एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट द कैथोड। और एनोड में क्या हो रहा है, जो ग्रेफाइट रॉड लगाई थी, जो आपने कार्बन रॉड लगाई थी, धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज हो रही है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया। तो जो रॉड लगाई थी ऊपर से सस्पेंड की हुई, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। एनोड की रॉड्स को आपको टाइम टाइम पे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन पैदा हो रहा है वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। समझ में आ गया बात। इस तरीके से एल्यूमिनियम मॉल्टन रूप में, प्योर रूप में आपको मिल जाएगा। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए क्या यूज है, एक एक करके फिर से देखें। क्रायोलाइट आपने क्यों डाला इलेक्ट्रोलाइट में, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में क्रायोलाइट क्यों डाला। तो क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग का टेम्परेचर रिड्यूस करता है फ्रॉम 2050 डिग्री टू 950 डिग्री। इसीलिए एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन सस्ता हो गया है, क्योंकि आपका फ्यूल वेस्ट नहीं हो रहा है।
आपकी एनर्जी बच रही है, आपका टाइम बच रहा है, और इससे कंडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। और क्या ऐड किया हमने, फ्लोरोस्पर किया था और क्रायोलाइट दोनों एक साथ किया था। ये सॉल्वेंट का काम करते हैं, कंडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, करंट का फ्लो इंप्रूव करते हैं। हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, जिससे केमिकल चेंज आ रहा है, तो इसके लिए करंट का फ्लो अच्छे से होना चाहिए। तो ये करंट का फ्लो बढ़ाता है कौन, फ्लोरोस्पर। और ऊपर टॉप में क्या डाला था आपने, पाउडर्ड चारकोल। कहां, पाउडर्ड को कहां डालते दिखा दे रहे हैं, इस डायग्राम में दिखाना चाहता हूं। यहां टॉप में, यहां ऊपर सरफेस पे इसके क्या करेंगे, यहां पर इसके सरफेस में चारकोल डाल देंगे। सर चारकोल या पाउडर्ड को क्यों डालेंगे यहां पर, ताकि हीट लॉस ना हो, अंदर जो हीट पैदा हो रही है, इसके अंदर जो हीट पैदा हो रही है बाहर ना निकल जाए। कोक को पाउडर करके इसमें डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। चारकोल या कोक को क्या करेंगे, पाउडर करके डाल देंगे, ताकि हीट लॉस ना हो और एनोड कंप्लीटली बर्न ना हो। समझ में आ गया। अगला टॉपिक किया जाए, क्या कहते हैं, तैयार है मेरे सुपरस्टार्स। चलिए अगला टॉपिक है अलॉय। तो अलॉय, अगर हम मेटल्स को मेल्ट कर दें, नॉन मेटल्स को भी साथ में ऐड कर दें, तो जो मॉल्टन मटेरियल निकलेगा मेटल और नॉन मेटल के मिक्स करने में, उनमें दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, एनहेंस्ड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम ऐसे को कहते हैं अलॉय, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर। क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल विद अ नॉन मेटल। सबसे अच्छा यूज है गोल्ड में। आप और मैं जो गोल्ड यूज करते हैं वो प्योरेस्ट गोल्ड नहीं है। हाँ, जो ज्वेलरी के रूप में गोल्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो बैंगल्स हो जो कान में पहने हो, चाहे नाक में पहने हो, वो प्योर गोल्ड नहीं है, क्योंकि प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, वो 24 कैरेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है, जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, उसकी सॉफ्टनेस को दूर करने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें कॉपर या सिल्वर की इंप्योरिटीज मिलाते हैं, अलॉय बना देते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर या सिल्वर डाल देते हैं। अब अमॉर्फस अलॉयज क्या होते हैं, ये यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में, ठीक है ना। जो अलॉयज मेल्ट कर जाए 51 से 260 डिग्री तक, ध्यान से सुनिएगा, 51 से लेके 260 डिग्री तक, उसे कहते हैं हम लोग फ्यूजिबल अलॉयज। मतलब ये वो अलॉयज हैं जिनको रिलेटिवली लो टेम्परेचर में मेल्ट किया जा सकता है। टेम्परेचर क्या बताया, 51 से 260 डिग्री। जैसे बिस्मथ, टिन, ये जल्दी पिघल जाते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं फ्यूजिबल। अब स्टील का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, स्टील, आपके आसपास मैंने कहा आयरन है, वो जल्दी रस्ट कर जाता है, तो उसको स्टील बना देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, निकल मिला देते हैं, तो अब जो आयरन है वो क्या बन जाता है, स्टील, ठीक है ना, अलॉय स्टील। एमेल्गेम क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट में मरकरी ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दे, मरकरी को यूज कर लें। अब मरकरी के साथ सोडियम लगा दे, मरकरी के साथ जिंक लगा दे, मरकरी के साथ गोल्ड लगा दे, बस मरकरी होना चाहिए उसके अंदर। अगर मरकरी आ गया तो उसका नाम एमेल्गेम हो जाए। जैसे कुछ लोग देखते हैं कि सोने के दांत लगे होते हैं, कभी आपने किसी को देखा है, आप उसके दांत जो होते हैं वो व्हाइट नहीं होते हैं, गोल्ड के होते हैं, देखा है क्या कभी किसी का दांत। हाँ, क्यों गोल्ड के दांत क्यों करते हैं, बताया तो, गोल्ड है तो वो नॉन रिएक्टिव है, जो खाना खाएंगे, जो दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, गोल्ड एक पैसिव मेटल है, नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो हम जो भी खा पी रहे हैं उनसे वो रिएक्ट नहीं करेगा। सोचिए कोई नकली दांत लोहे का लगवा ले तो क्या होगा, रस्ट कर जाएगा, सड़ जाएगा, मुंह भी उसका खराब हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। तो डेल्टन एमेल्गम में क्या करते हैं, मरकरी और सिल्वर और टिन को मिला के लगाते हैं। जो लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं, गोल्ड के दांत नहीं लगाते हैं, तो ये डेंटल एमेल्गम, नकली दांत बनते हैं जिसमें मरकरी, सिल्वर और टिन होता है, ठीक है। अलॉयज बनाते क्यों, मैंने कहा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बनाते हैं। अलॉयज से जो एलिमेंट्स बनते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, अलॉयज सुंदर बनाते हैं। आइए कुछ एग्जांपल है हमारे पास जो आपके सिलेबस में है, ये रहा वो आपके जो सिलेबस में है। अलॉयज जो आपको याद करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, एक आएगा या दो आएगा, पर आएगा इसमें से टॉपिक श्योर। तो अब अलॉय जो एल्युमिनियम बनाता है, एल्युमिनियम के अलॉयज, सबसे पहला एल्युमिनियम का अलॉय है ड्यूरैलमिन। देखिए इसी में नाम में छुपा है ड्यूरैलमिन। ड्यूरैलमिन में एल्युमिनियम है, देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम है, नाम लिखा है एल, और मिन है, मिन मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है कॉपर, वो ये रहा डू, ठीक है। तो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम है ड्यूरैलमिन में। क्या काम करता है, इसकी प्रॉपर्टी ये बहुत लाइट होता है, जल्दी रस्ट नहीं करता है, हाईली डक्टाइल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत हल्का होता है, ये बहुत हल्का होता है, इसीलिए एयरक्राफ्ट, हाँ, जिससे आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं तो एयरक्राफ्ट किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम से। आजकल बसेस या मेट्रो ट्रेन किससे बनी है, मजबूत भी होती है, हल्की भी होती है, दोनों फायदा है। हल्की होने से क्या होता है, फ्यूल कॉस्ट कम लगता है, और या तो लाइट टूल्स, बिजली के टूल्स सारे, प्रेशर कुकर किससे बन रहे हैं, इस ड्यूरैलमिन से बन रहे हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील।
हाँ, ऐसी स्टील जो स्टेन ना करे, क्या, जिसपे दाग ना लगे, जिस थाली या कटोरी या चम्मच से आप खाना खा रहे हैं वो है स्टेनलेस स्टील। 73% कार्बन, आयरन, परसेंट याद नहीं करना है, डोंट वरी, न परसेंट बात मत याद करिएगा। आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, देखिए 4 चीजें। अगेन ये क्या करता है, रेजिस्टेंस नहीं करता है, मतलब अब ये जंग नहीं खाता है, रस्ट नहीं करता है। अब ये शाइनिंग पार्टिकल है, किसमें काम आता है, हमारे बर्तनों में काम आता है, हमारे कटलरी में, चाकू, ठीक है, फोक, ऑर्नामेंटल काम आता है, इवन सर्जरी में भी काम आता है। डॉक्टर्स भी आजकल क्या करते हैं, सर्जरी के लिए स्टेनलेस स्टील के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। अगला नाम है जिंक का। ब्रास कैसे बनाए, कॉपर और जिंक को मिला दो बन जाएगा ब्रास। कॉपर और जिंक के अलॉय का नाम ब्रास। ब्रास का क्या काम है, ब्रास मेल्डेबल और डक्टाइल होता है, ब्रास कास्टिंग के बहुत काम आता है। ब्रास के डेकोरेटिव हार्डवेयर बनते हैं, बहुत लोगों के घर में ना वो रखी हुई है, स्टेच्यूज रखी हुई है, ब्रास की स्टेच्यूज होती हैं। स्क्रूज, हैंडल्स होते हैं, कार्ट्रिज होते हैं, और घड़ियों के पार्ट्स, टैप कार्ट्रिज का आता है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ब्रास लगा होता है। हाँ, ब्रास बहुत काम का चीज है। और क्या नाम है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बना है, कॉपर, टिन और जिंक। क्या मिला दिया इसमें एक्स्ट्रा, टिन भी मिला दिया, कॉपर, टिन और जिंक मिला दिया, बन गया ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज हार्ड होता है, जल्दी से कास्ट हो जाता है, मतलब शेप ले लेता है, चमकता है और कोरोजन नहीं करता है, जल्दी खराब नहीं होता है। किस काम आता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। जो थर्ड आता है उसे क्या मिलता है, ब्रॉन्ज। मनु बाकर को क्या मिला है इस बार, पता है ना, 2 ब्रॉन्ज मिला है ना। क्या कहते हैं इस बार पेरिस ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो मेडल के रूप में आता है। इसके स्टैच्यूज, मूर्तियां बनती हैं और बर्तन बनते हैं, बॉल बेयरिंग्स है ना, जो गाड़ियों में लगते हैं, पहियों में बॉल बेयरिंग्स बनते हैं, और इवन कॉइन्स भी होते हैं, ब्रॉन्ज के कॉइन्स होते हैं, स्पेशली पुराने जमाने के कॉइन्स ब्रॉन्ज के हुआ करते थे। अब आते हैं आखिरी अलॉय, लेड का अलॉय है, नाम है सोल्डर या फ्यूज मेटल। किससे बना है, लेड और टिन से। जो लोग तार को तार से जोड़ते हैं या तार को दूसरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट से जोड़ते हैं, उन लोग सोल्डर का यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी मैकेनिक्स को ऐसा तार जोड़ते हुए, मेल्ट करते हुए, आपकी फिजिक्स लैब में रखी हुई है, हाँ, फिजिक्स लैब में लपेटी हुई रखी हुई है ये सोल्डर वायर। क्या खास बात है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ये सोल्डरिंग पर्पस में काम आती है, या फ्यूज वायर बनाने काम आती है। कहीं मेटल की वायर्स को चिपकाना हो एक दूसरे से तो फेविकोल से नहीं चिपकाएंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर मेटलर्जी एज पर द लेटेस्ट सिलेबस।